नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित यदुवंशी आप सबके लिए आज फिर क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पिछला क्लास देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो हमारे पिछली क्लास 9 से एनसीईआरटी इकोनॉमी चल रही है। आप इसे देखें और क्लास का आनंद लें और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की पूरी कोशिश करें। मेरा मानना है अगर आप 100% देते हो तो कोई नहीं रोक सकता आपके एग्ज़ाम्स निकालने में। किसी की हिम्मत नहीं है अगर रोक दे। अगर हाँ आप 100% देते हो तो, अगर आप 100% नहीं देते हैं तो कुछ हो सकता है प्रॉब्लम्स हो। तो 2 लाइनों से हम शुरुआत करेंगे। देखिए, जितना स्ट्रगल आप कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रगल आपके घर वाले आपके लिए कर रहे हैं। समय बहुत कम बचा है, एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं। अपनी तैयारी को धारदार बनाएं, मेहनत करें ताकि एग्ज़ाम में दिक्कतें न खड़ी हों। आइए हम बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या हैं। इन चीज़ों को लेकर के हमने देखा है कि जो क्षेत्रक हैं आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक में चर्चा हम करेंगे। क्या होता है, निम्न चित्रों को देखें। जो चित्र दिए हुए हैं ये सब चित्र हैं, ये सब जो चित्र दिए हुए हैं ये सब चित्र हैं। ये फूल, कपड़ा बेचता हुआ, ईंटें बनाता हुआ वगैरह वगैरह आप चित्र देखेंगे। क्या देगा कि होता है कि आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। इनमें से कुछ गतिविधियाँ वस्तुओं को उत्पादन करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। ये गतिविधियाँ हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती हैं। यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं, इन्हें समझने का तरीका, ये सब हम इन चीज़ों चित्रों से देखेंगे। देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्या है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो क्या होता है, कृषि। तो यहाँ पे दिया हुआ चित्र जो है, ये चित्र जो दिया है प्राथमिक क्षेत्र कृषि। सबसे पहले एक दिया हुआ है फूल टाइप का, चना, मटर, प्याज उगाया जाता है। जानवर, कोयला, पेड़, प्राकृतिक वस्तुएं जो है हमारी, ये प्राकृतिक वस्तुएं उत्पादित करती हैं। द्वितीय क्षेत्रक हैं, उनसे फिर हम क्या होता है कि इसका प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वगैरह जो 5 क्षेत्रक हैं हमारे, इनको एक दूसरे में निर्भर है। प्रथम पे द्वितीय, द्वितीय पे तृतीय, तृतीय पे चतुर्थ वगैरह वगैरह जितने भी हैं, सभी जो क्षेत्रक हैं इन पर हम ध्यान से देखेंगे और अपने एग्जाम में अगर क्षेत्रक से कोई क्वेश्चन आता है तो नहीं छोड़ेंगे कुछ भी करके। तो आइए देखते हैं कि हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से प्रारंभ करते हैं। प्राथमिक क्या बता रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती। ये एक मौसमी फसल है। क्या होता है, ये एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए मुख्यतया न कि पूर्णतया प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रियाएं एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। दूध क्या है, एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। प्राथमिक क्यों, क्योंकि ये उन वस्तुओं, क्योंकि ये प्राथमिक क्यों है, मतलब अगर खनिज है, कोल है यानी कोयला भी है, दूध है, ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि जो गेहूँ, चना, दाल, सरसों वगैरह वगैरह जो भी फसलें हैं उगाई जाती हैं, इनसे जो उत्पन्न होता है इसमें प्राथमिक क्षेत्र से अंतर्गत आता है। क्योंकि ये प्राथमिक ही क्यों कहते हैं, क्योंकि ये उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूँकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। बात करेंगे द्वितीय क्षेत्र क्या है कि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियाँ, द्वितीय क्षेत्र का मतलब होता है हम उत्पाद हैं। जैसे दूध है, दूध से मैंने कुछ भी बनाई, मिठाई बनाई, मिठाई क्या है, द्वितीय उत्पादक यानी द्वितीय क्षेत्र हो जाता है। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली, क्या होता है, विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूप में परिवर्तित किया जाता है। ये प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है।
मतलब ये प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। गेहूं से आटा, आटा जो बना ये द्वितीयक है, आटा अगर बिका ये तृतीयक हो जाएगा। ये प्राथमिक क्षेत्र के बराबर बाद अगला कदम है। ये यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पन्न नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती हैं। इसीलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य ये प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर भवनों का निर्माण करते हैं। चूंकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी क्या होता है, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है। क्या होता है, प्राथमिक और द्वितीयक के अलावा तीसरी भी है। तीसरी क्षेत्र क्या है, तीसरा क्षेत्र क्या है, तीसरा क्षेत्र ये अंतर्गत आती है जो तृतीय क्षेत्र के अंदर आती हैं और उपयुक्त दो क्षेत्रों से भिन्न है। ये गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियाँ स्वतः वस्तुओं का उत्पाद नहीं करती हैं बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक या द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक या खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता पड़ती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार संवाद या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। परिवहन भंडारण संचार बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीय गतिविधियों उदाहरण है। क्या होता है, बता रहा है परिवहन भंडारण संचार बैंक सेवाओं और व्यापार तृतीय गतिविधियों के उदाहरण हैं। चूँकि ये गतिविधियाँ वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती। जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि की भी महत्वपूर्ण हो गई है। देखते हैं कि ये तालिका जो दी हुई है इसको आप लोग देखेंगे कि कल्पना करेंगे। आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण दिए हुए हैं, कुछ आप चर्चा करेंगे। देखते हैं, यद्यपि आर्थिक गतिविधियाँ तीन विभिन्न विभाजित हैं फिर भी ये बहुत अधिक परस्पर निर्भर हैं। कुछ उदाहरण दे रहे हैं, इन पर आप चर्चा करेंगे। क्या होता है, यदि किसान की किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा, मिल बंद हो जाएगी। यह है द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। यदि कंपनियां भारतीय बाजार में कपास नहीं खरीदती और अन्य देशों से कपास आयात करने का निर्णय करती हैं तो कपास की खेती को क्या होगा, भारत में कपास खेती कम लाभ कर रह जाएगी। और यदि किसान शीघ्रता से अन्य फसलों की और उन्मुख नहीं होते तो दिवालिया भी हो सकते हैं तथा कपास की कीमत गिर जाएगी। किसान ट्रैक्टर, पंपसेट, बिजली, कीटनाशक और उर्वरक जैसी अनेक वस्तुएं खरीदते हैं। यदि उर्वरकों और पंपसेटों की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा, खेती पर लागत बढ़ जाएगी और किसानों का लाभ कम हो जाएगा। औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। कल्पना करें यदि ट्रांसपोर्टों ने हड़ताल कर दी है और ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जियां, दूध इत्यादि ले जाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा, शहरी क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाएगी और किसान अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको अपने आप करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन से निम्नलिखित व्यवसायों को प्राथमिक द्वितीय क्षेत्रों में विभाजित करें। दर्जी, कुम्हार, पुजारी, कुरियर वाला, दिया सलाई, महाजन, माली वगैरह जो दिए हुए हैं इनको आप लोग ध्यान देंगे। तीन क्षेत्रों की तुलना, अब हम तुलना करेंगे, तीन क्षेत्रों की तुलना करेंगे। क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक द्वितीय तृतीय, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों से काफ़ी अधिक उत्पादन होता है, काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में ये देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी व्यवसाय में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से
या क्षेत्रक प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रक अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। बात करेंगे एक सेकंड, ठीक है। बात करेंगे प्रत्येक क्षेत्र की गतिविधि, क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना संभव है, यह न केवल बृहद कार्य है बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों और कंप्यूटर, कीलों और फर्नीचरों की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं। ये अत्यंत बेतुकी बात है। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों के सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्या का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का योग किया जाना चाहिए। यदि 10,000 किलोग्राम क्या होता है, यदि 10,000 किलोग्राम गेहूँ 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि उनका जो सिस्टम है, अर्थशास्त्रियों का सुझाव जो है 10,000 किलोग्राम गेहूँ 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो गेहूँ का मूल्य 2 लाख यानी 2 लाख होगा। प्रति 15 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 75,000 होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों की वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य गणना की जाती है और उनके बाद योगफल प्राप्त करते हैं। ध्यान रखें कि यहाँ एक सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है। उत्पादित या बेची गई होता क्या है कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ बेचता है। मिल में गेहूँ की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी को आटा 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये में 20 प्रति पैकेट बिस्कुट बेचती है। अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है, अर्थात वह वस्तु को जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही। अब बात आती है कि केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है। तो दिए गए उदाहरणों से कुछ चीज़ें समझेंगे। जैसे अंतिम वस्तुएं, होता क्या है कि उदाहरण में जो दिया जाता है कि अंतिम वस्तुओं के विपरीत गेहूँ और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। बिस्कुट अंतिम वस्तु 80 रुपये प्रति किलो, 80 रुपये में पहले से ही आटा का मूल्य 25 रुपये किलो है, इसलिए इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का भी मूल्य शामिल होगा। अतः गेहूँ और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं, पहले गेहूं के रूप में, फिर आटा के रूप में, और अंततः अंतिम वस्तु बिस्कुट के रूप में भी मूल्य की गणना करते हैं। होता क्या है, देखते हैं कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के लिए के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या होता है, तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी देश के भीतर, किसी विशेष वर्ग में, किसी देश के भीतर, अभी डेफिनेशन है ये है, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है और तब जीडीपी का अनुमान करता है। बात करेंगे क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अर्थव्यवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र की ही आर्थिक सक्रियता का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है कि जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे। शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। क्रय विक्रय की गतिविधियाँ
कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य, उत्पादन इत्यादि से जुड़े थे। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थीं जो प्राथमिक क्षेत्र में आती थीं और अधिकांश लोग इस क्षेत्र में रोजगार करते थे। लंबे समय 100 वर्षों से अधिक के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है, कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। क्या हो गया? कुल उत्पादन हो जाता है ना, कुल उत्पादन करने लगे और कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। इसका अर्थ है इस क्षेत्र का महत्व परिवर्तित हो गया। विगत 100 वर्षों में क्या होता है कि विगत 100 वर्षों में विकसित तृतीय क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। किसी विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया। भारत में तीनों क्षेत्र को कुल उत्पादन और रोजगार कितना है विगत वर्षों में विकसित देशों में देखें गए पैटर्न के रूप में समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है, हमने इससे पहले खंड में देखेंगे। भारत में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, भारत में प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र जो दिया हुआ है हम चर्चा करेंगे। देखते हैं क्या होता है। आलेख 1 और तीनों क्षेत्रों द्वारा क्या होता है, तीनों क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाता है। ये 2 वर्षों 1973-74 से 2013-14 उत्पादन दिखाता है। हमने इन्हें 2 वर्षों की कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आगे हम देखेंगे कि उत्पादन में तृतीय क्षेत्र को महत्व बढ़ता है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप देख लेंगे। तो 13-14 कुछ आंकड़ा है, कोई मतलब नहीं है, आप लोग देखेंगे। उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, ये चीज़ हम देखेंगे। उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व 1973-74 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में कितना, 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई। परिणामतः वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादन क्षेत्र के रूप में उभरा। भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, इसका कई कारण हो सकते हैं, इनपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि क्यों हो सकता है, आप जाहिर सी बात है कई सारे रीजन्स हो सकते हैं, हम इन रीजन्स को बात करेंगे। यहाँ पे टिप्पणी हम देख लेते हैं। दिया हुआ है कि सन 1973-74 और 2013-14 के बीच तुलना क्या प्रदर्शित करती है, इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, विचार करें। इन चीज़ों पे आप पीछे पढ़ेंगे और विचार करेंगे। प्रथम, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, क्यों ये तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, इस चीज़ की चर्चा हम करेंगे। प्रथम क्यों हो गया, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी उठाती है। द्वितीय क्या हुआ, द्वितीय जो बता रहे रीजन बता रहे हैं, द्वितीय क्या हुआ, कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन व्यापार, भंडार जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तृतीय जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग जो तृतीय है जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाएं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में विशेषकर बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। चतुर्थ क्या है कि विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं प्रसार कारण की चर्चा करेंगे।
आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं और एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों और परिवहन सेवाओं में लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। आप इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? चर्चा है कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। आलेख 2 में चर्चा हमने करी। देखते हैं आगे क्या होता है। भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यद्यपि संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद के 3 क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसी ही परिवर्तन नहीं हुआ। आलेख 3 में, जो आलेख 3 है, इसमें चर्चा देखेंगे कि फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ। 1977 से 78, 17 से 18 में, वर्ष 2003 में तीनों क्षेत्रों को रोजगार हिस्सेदारी दिखाता है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है। रेड जो दिखा रहा है और प्राथमिक क्षेत्र जो नीला है, नीला कलर वाला, इतना जो कलर है ये जो है ये प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। ये प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 277-78 में इतना था और आज भी ज़्यादा है, और द्वितीयक भी इतना है और यहाँ पे इतना कम था, बढ़ गया है धीरे धीरे करके। तृतीय क्षेत्र का हिस्सा अधिक बढ़ गया है परसेंटेज में। ठीक है, आगे हम देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के रोजगार ऐसा ही क्षेत्र का स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण है यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त सृजन नहीं हुआ। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं और औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई। तृतीयक क्षेत्र पर भी ये भी बात लागू होती है कि सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई। परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 1/6 भाग है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में बाकी हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इसका अर्थ ये है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। क्या इसका अर्थ ये है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? अतएव आप ये कुछ लोगों को क्षेत्र हटा सकते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित होगा। दूसरे शब्दों में, यदि क्षेत्र के अल्प बेरोजगारी है, क्या होता है? दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। एक छोटा किसान, लक्ष्मी का उदाहरण देते हैं कि जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित एक छोटा किसान लक्ष्मी है, उसको उदाहरण देते हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और जहाँ ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें उपजाती है, उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है परंतु किसी भी रोजगार को प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है। मतलब काम तो सब कर रहे हैं लेकिन काम का कोई मतलब नहीं है। ये अल्प बेरोजगारी के स्थिति यानी लक्षण है, जहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। इसी प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई कहते हैं, क्योंकि उन लोगों के बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं, ये से अलग हैं खुली बाजारी बेरोजगारी यानी इसे प्रछन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसीलिए इसे प्रछन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है, खासकर किसानों में होती है। अब मान लेते हैं कि भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1-2 सदस्यों को भाड़े में ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है। चूँकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है, अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाना में भी काम करने लिए जा सकते हैं। एक बार फिर से परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसे उत्पादन करते रहेंगे।
भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं। क्या होता है, भारत में लाखों किसान हैं लक्ष्मी की तरह। इसका अर्थ है कि यदि कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें तो भी कृषि के उत्पादन बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार की कुल आय में वृद्धि होगी। अल्प बेरोजगारी अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियत श्रमिक और दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोगों की असुविधाजनक विषम काम करते हैं। उनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते हुए अथवा कुछ चीज़ें बेचते हुए देखते हैं, जहाँ वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो? अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, अब हम देखेंगे अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिला। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जाती है, हम कुछ तरीकों देखते हैं। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर सिंचित भूखंड का उदाहरण लेते हैं। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है और बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचित करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसल गेहूँ उपजाती है। अब मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूँ की फसल 2 लोगों को 50 दिनों यानी बीज डालने, पानी डालने, खाद और बढ़ा में एक तक रोजगार प्रदान कर सकती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी ज़मीन से भी रोजगार मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी आवश्यकता होगी, इसके लिए उन्हें अपना उत्पाद नज़दीक के शहर ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। इस कार्य से केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है। खेती करने के लिए उसे बीजों, उर्वरकों, कृषिगत उपकरणों और पानी निकालने के लिए पंप सेटों की ज़रूरत है। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीज़ों पर खर्च नहीं कर सकती, इसीलिए उसे साहूकारों से पैसा उधार लेना होगा और उच्च ब्याज दर पर वापस करना पड़ेगा। यद्यपि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करता है तो वह इन सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने पर सक्षम होगी। तात्पर्य यह है कि पानी के साथ साथ तात्पर्य यह है कि पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख प्रदान करने की जरूरत है। हम अन्य तरीके इस पर समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह तरीका है कि अर्धग्रामीण क्या होता है कि अर्धग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों, उद्योगों और सेवाओं को पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित रह सकें। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और मटर दलहन फसलें उपजाने का निर्णय करते हैं। इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना हो गई। ऐसी उदाहरण है। शीत भंडारण गृहों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सकें और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सकें। वन क्षेत्र को निकटवर्ती गाँव में हम शहद संग्रह केंद्रों की शुरुआत करते हैं जहां किसान वनों से उत्पाद प्राप्त शहद बेच सकें। सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर, फल इत्यादि से बाहरी बाजारों में बेचा जा सके कि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में भी रोजगार कर प्रदान करेगा।
क्या आप जानते हैं कि भारत में 60% जनसंख्या 5 से 29 वर्ष की आयु की है। इसमें से 51% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं। शेष खास करके 18 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे विद्यालय नहीं जाते। वे या तो घर पर रहते होंगे या फिर उनसे अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे होंगे। यदि वे बच्चे विद्यालय जाने लगे तो हमें और अधिक भवनों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। योजना आयोग पूर्व यानी वर्तमान में नीति आयोग द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की कितना किया जा सकता है, 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रोजगार का सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में भी सक्षम होंगे, जिन पर अध्याय 1 पर चर्चा हम कर चुके हैं। प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। ये पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प, उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। इनमें से कुछ के लिए संचित योजना में सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता तो प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। हम जानते हैं कि चर्चा में किए गए सुझावों को देखेंगे कि आइए हम देखते हैं ध्यान देंगे कि हम रखते हैं कि केंद्र सरकार के भारत में लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया गया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या होता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना अधिनियम 5 मनरेगा 2005 कहते हैं, मनरेगा कहते हैं। 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों को काम करने में सक्षम और उन्हें जिन्हें काम की जरूरत को है लोगों का सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में सफल रहती है तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिससे भविष्य में भूमि से उत्पादन में मदद मिलेगी। काम को 15 दिन में देना चाहिए, मतलब अगर कोई जाता है तो 15 दिन के अंदर काम की व्यवस्था की जाती है। संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रों का विभाजन। संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रों का विभाजन। अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के लिए एक अन्य तरीकों का परीक्षण करते हैं। इसे लोगों के नियोजित होने के आधार देख सकते हैं। उनके काम करने की शर्त क्या है, क्या कोई नियम और विनियमन है, उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाता है। कांता एक कार्यालय पर काम करती है। सुबह 9 से 9:30 से शाम 5:30 तक कार्य करती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंतर्गत अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त कर सकती है। उसे चिकित्सीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती। इस दिन सवेतन अवकाश होता है। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया जिसे नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया था। देख लेंगे अपने आप, कोई खास में वो नहीं है, उदाहरण है, देख लेंगे। कांता, अब बात है कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। संगठित क्षेत्र में उसे वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमन का अनुपालन करना होता है। इन नियमों एवं विनियमन के माध्यम के अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि
इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि हैं। कुछ लोगों की किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते, बल्कि वे स्वतः काम कर सकते हैं। वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत करते हैं और नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनमें से निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। वे ये लाभ क्या हैं, इन पर चर्चा करेंगे। इसके विपरीत हम देखेंगे कि इसके विपरीत कमल संगठित क्षेत्रों में काम करता है। संगठित क्षेत्रों में छोटी छोटी बिखरी इकाइयों से अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। ये निर्मित होता है। इस क्षेत्र के नियम एवं विनियमन तो होते हैं, परंतु उनका अनुपालन नहीं होता। वे कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्रायः नियमित नहीं हैं। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, संवेतन, छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसम में जब काम होता है तो कुछ लोगों को काम की छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद कम निर्भर करते हैं। इस क्षेत्र काफ़ी संख्या में लोग अपने कार्य, छोटे कार्य जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित होते हैं। इस प्रकार किसान अपने क्षेत्रों में काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मजदूरी कार्य को लगाते हैं। देखते हैं कि असंगठित क्षेत्रों को श्रमिकों का संगठन कैसे हो। ये चीज़ संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। ये भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। वे ऐसी रणनीति करवंचन एवं श्रमिकों के संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। निम्न परिणामतः बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं। जहां बहुत कम वेतन मिलता है, उनका प्रायः शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती। उनकी आय कम और विनियमित नहीं है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और कई लाभ नहीं हैं। कई लाभ हैं लेकिन नहीं मिलते। 1990 में देखा गया है कि संगठित क्षेत्र में बहुत से अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं। अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों संरक्षण और सहायता की आवश्यकता है। ये लाचार लोग कौन हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों, फसल पटाईदारों और कारीगरों जैसे कि बुनकरों, लुहारों, पढ़ाई और सुनार से रचित होता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरणों, साख, भंडारण संबंधी सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। शहरी क्षेत्रों में संगठित क्षेत्र के मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार एवं परिवहन के कार्य, आकस्मिक श्रमिकों के संगठनों पर विक्रेता का काम करने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों, वस्त्र निर्माण एवं कार्य करने वालों और कबाड़ उठाने वालों में रचित हैं। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण देने की ज़रूरत है। हम ये भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। अतः आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। स्वामित्व आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र चर्चा करेंगे।
आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रों को वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार कौन व्यक्ति है? सार्वजनिक क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक यानी अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार की सभी वस्तुओं सभी उपलब्ध सेवाएं कराती हैं। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों होता है। रेलवे अथवा डाकघर पर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है, जबकि टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को अथवा रिलायंस स्टील कंपनी निजी स्वामित्व में है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों को ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र को ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता, सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों या अन्य तरीकों से करती है। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियाँ क्या हैं? सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है, हम लोग देखेंगे। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी क्षेत्रों को सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर नहीं कराते, क्योंकि वे इनमें से चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हज़ारों लोगों से के पास पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है, फिर भी ये चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो ये चीज़ की कीमत वसूलते हैं। जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे पत्तनों, बिजली आदि की निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार ऐसी भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। कुछ गतिविधियाँ ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्रों का उन उत्पादों अथवा व्यवसायों को तब जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली का बिक्री से बहुत से अधिक लोगों को वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयाँ, विशेषकर लघु इकाइयाँ बंद हो सकती हैं। यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती है। इसी प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूँ और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करते हैं और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। आपने इस चीज़ों को कक्षा 9 में देखा भी होगा। इस प्रकार सरकार किसानों को, उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियाँ ऐसी हैं कि इन पर व्यय करना अनिवार्यता है। जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षाएं सुविधा उपलब्ध कराना। हमने पहले अपने अध्याय में कुछ गतिविधियों विचार किया है। आइए देखते हैं कि समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से 1/4 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा है। उड़ीसा 40 और मध्य प्रदेश 48% का शिशु मृत्यु दर विश्व के कुछ निर्धनतम देशों भागों में से अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवश्यक सुविधाएं और भोजन एवं कुपोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का भी यही कर्तव्य है कि बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की ओर और देश की पूर्णतया उपेक्षित भागों की देखभाल करें। कुछ सारांश है और कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आप लोग करने की कोशिश करेंगे और आंसर राइटिंग करने की जरूर कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको लिखेंगे और कोई अगर समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये क्वेश्चन देख लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, धन्यवाद।